दोस्तों नमस्कार। राजनीति की चौसर और उस पर फेंका जाने वाला पासा। पहले कोई पढ़ नहीं पाता है, लेकिन जब आप चौसर को समझने लगते हैं तो पासा फेंकने से पहले बहुत कुछ आपको नजर आने लगता है। और विपक्ष की एकजुटता या उसकी पटना बैठक में क्यों विपक्ष में सहमति हो गई? क्या वजह सिर्फ यही है कि सामने मोदी सत्ता है और पीछे दीवार है, और अगर सीधा वार नहीं किया तो फिर हाथ खाली रह जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा? या फिर एक ऐसी प्लानिंग है और एक ऐसा दांव है जिसकी कल्पना बीजेपी और आरएसएस ने भी इससे पहले की नहीं होगी? क्योंकि चुनाव के मद्देनजर हर कोई जानता है कि बीजेपी के पास दो ही मॉडल हैं। एक मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, दूसरा मॉडल योगी आदित्यनाथ का है। एक तरफ विकास को लेकर और पूंजी और पैसे का जिक्र है, दूसरी तरफ इनकाउंटर और बुलडोजर का जिक्र है। जिस एक्सपेरिमेंट को मध्य प्रदेश भी अपनाने से चूका नहीं और शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर पर सवार हो गए। लेकिन दूसरी तरफ कौन सा चेहरा है, कौन सी प्लानिंग है? सबको पता है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष की कोई अहमियत है नहीं। और इस वक्त राहुल गांधी का राजनीतिक कद जिस तेजी से बढ़ा है, उसमें विपक्ष हो या कांग्रेस हो या सब कुछ मिला दीजिए, उसके बाद अगर राहुल गांधी अगुवाई करते हुए नजर आए तो समूचा विपक्ष उनके पीछे क्या वाकई खड़ा हो जाएगा? और कांग्रेस के हाथ में अगर पटना बैठक में कमान दी गई है तो क्या वाकई सब कुछ शिमला में सुलझ जाएगा? और कहीं अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी ऐसे मोड़ पर जहां पर इस देश के भीतर में एक बड़ा वोट बैंक का हिस्सा लगातार उम्मीद के आसरे विपक्ष की एकजुटता को देख रहा है और उसे लग रहा है कि यहां से कोई ना कोई नई धारा निकलेगी? और ऐसे मौके पर केजरीवाल निकल गए। यहां जिक्र मुसलमानों का हो सकता है, लेकिन हम तो उस बिसात और उस प्लान और उस चौसर का जिक्र आपसे करने आज बैठे हैं जो शायद सत्ता की धड़कनों को बढ़ाए हुए है। क्योंकि सभी को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव का ग्राउंड जीरो बन गया, और ग्राउंड जीरो बनने का मतलब है समूचा विपक्ष एक साथ आपको उत्तर प्रदेश की जमीन पर नजर आने लगा, तो फिर सवाल यह नहीं होगा कि कौन सा योगी मॉडल और कौन सा मोदी मॉडल। सवाल यह भी नहीं होगा बीजेपी कितनी वहां बलवान है और आरएसएस की विचारधारा कैसे उत्तर प्रदेश को अपने लेबोरेटरी में तब्दील कर चुकी है। सवाल यह होगा कि सीट दर सीट वहां पर एंट्री किसकी होने वाली है और उस एंट्री के देकर धड़कनें सत्ता की क्यों बढ़ी हुई है। एक क्षण के लिए आप जरा समझना शुरू कीजिए। मायावती रेस से बाहर लगातार नजर आ रही है और खास तौर से विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ एक सीट मिली, जो ये कहने और बताने के लिए काफी है कि दरअसल मायावती का अपना वोट बैंक जो 11-12% रहता है उसे कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन उस 11-12% वोट बैंक के अलावे क्या मायावती इस दौर में पूरा वोट बैंक खो चुकी है, जो एक वक्त उसके साथ तकरीबन 20 से 22% का वोट बैंक रहता था, हमेशा रहता था, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो? तो क्या मायावती इस सीन से गायब है उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर? दूसरी स्थिति है कि मोदी और योगी मॉडल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि समूचे भारत में अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन झटके में अगर उत्तर प्रदेश ग्राउंड जीरो बन गया, और ग्राउंड जीरो बनने का मतलब दो तीन है, वहां पर कुछ ऐसे उम्मीदवार मैदान में आकर खड़े हो जाएं जो वोट बैंक के लिहाज से यानी मंडल के लिहाज से भी बीजेपी को चुनौती दें और राजनीतिक तौर पर भी चुनौती देते हुए नजर आए। यानी ओबीसी ओबीसी कहते कहते अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच गए, जीत गए, और उसके बाद ओबीसी वोट बैंक को हड़पने के लिए उन्होंने खुद को खुले तौर पर ओबीसी के तौर पर पहचान दे दी, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाने को तैयार है? या उस चौसर के उस पांसे का यह एक हिस्सा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर दलित नेता उत्तर प्रदेश की जमीन पर आपको नजर आए और उनके साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो, उनके साथ आरजेडी भी खड़ी हो, जो बिहार से उसकी एंट्री सीमावर्ती राज्य में जो जिले हैं उसमें हो जाए, और
जनता दल यूनाइटेड भी खड़ी हो, जो कि वहां से नीतीश कुमार निकलकर फूलपुर से चुनाव लड़ें या वहां की किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुन लें, तो क्या नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर जाते हैं और साथ में समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है और कांग्रेस तो उस बिसात को बिछा ही रही है, तो क्या होगा? यह सवाल पहला सवाल है और इस सवाल से पहले आपको थोड़े से बैकग्राउंड में जाना होगा। बैकग्राउंड का मतलब यह है कि लोकसभा से पहले जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि पटना में बैठी हो। वहां पर सीधे सीधे कांग्रेस का मुकाबला है और तेलंगाना में केसीआर सामने खड़े हैं। केसीआर पटना नहीं पहुंचे, लेकिन सभी को पता है कि केसीआर मजबूरी वश नहीं पहुंचे। उन पर जो ईडी की नकील उनके परिवार तक पहुंच गई है, इस वजह से नहीं पहुंचे। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में वो सत्ता गंवा देते हैं और कांग्रेस वहां जीत जाती है, तो केसीआर के सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा कि वह इस विपक्ष की टोली में शामिल हो जाए। लेकिन उससे पहले 3 राज्यों का जिक्र जरूरी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों के भीतर कांग्रेस अगर चुनाव जीत रही है, जिस दिशा में बीजेपी का अपने सर्वे बतला रहा है कि उसके लिए मुश्किल है। सचिन पायलट भी समझ गए हैं कि भविष्य कांग्रेस का है और भविष्य की निगाहों के साथ निगाह मिलाते हुए इस दौर में कहीं भटकना नहीं है। तय कर लेना है कि राजस्थान कांग्रेस जीते और पहली बार इतिहास रचे कि लगातार 2 बार कोई एक पॉलिटिकल पार्टी राजस्थान में भी जीत सकती है। भूपेश बघेल मजबूत हैं और वहां पर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो बघेल की मौजूदगी और मध्य प्रदेश में पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत है और पिछली बार भी वह सत्ता में आई थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता हड़प ली और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से निकल गए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति बतलाती है कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ही लोगों को टिकट दिलाने में मुश्किल में है। वो ग्वालियर संभाग हो, वो चंबल संभाग हो, उस पूरे इलाके के भीतर से जो निकल कर आए उन्हें भी वह टिकट दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, यह एक मुश्किल सवाल है। शिवराज सिंह चौहान ने सेकंड लीडरशिप कभी मध्य प्रदेश में खड़ी की नहीं, तो ऐसे मौके पर और इस मोड़ पर मोदी और अमित शाह कोई बड़ा दांव मध्य प्रदेश को लेकर खेलने की स्थिति में नहीं है जहां सबको वो बदल डाले। ऐसी स्थिति आएगी नहीं। आरएसएस गांव गांव, पंचायत पंचायत और जिले जिले पहुंची हुई जरूर है, लेकिन उसको पहुंचाने का काम आरएसएस ने अपने हाथों नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक तौर पर उन्हें पनाह दी है। यानी शिवराज सिंह चौहान एक झटके में अगर हारे तो सब कुछ भरभरा कर गिर जाएगा। राजस्थान के भीतर अभी भी उहापोह की स्थिति में बीजेपी है, वसुंधरा को आगे करे या ना करे। छत्तीसगढ़ में तो उसके सामने मुश्किल है और तेलंगाना जहां तक उसका जिक्र कीजिएगा तो वहां पर केसीआर की मौजूदगी जरूर है। लेकिन इस वक्त और खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो एक छोटा सा हिस्सा तेलंगाना से भी कांग्रेस निकली और खुल्लम खुल्ला कहते हुए निकली कि दरअसल केसीआर भी बी टीम के तौर पर बीजेपी के साथ मौजूद है। यानी टकराव की परिस्थिति को एक क्षण के लिए समझिए। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का गायब होना, कर्नाटक के भीतर जेडीएस की भूमिका मायावती यानी बीएसपी के तौर पर ही देखा जाना और केसीआर की मौजूदगी और इस बैठक में ना आना, उसकी मौजूदगी भी बीएसपी के तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम में अगर उसी हिसाब से देखना। मैसेज क्या है? पहला मैसेज है कि इन 3-4 राज्यों के बाद जब लोकसभा चुनाव की मुनादी खुले तौर पर होगी तो उसमें ग्राउंड जीरो लोकसभा की वह 80 सीट जिसमें से 60 से 70 सीट बीजेपी जीत जाएगी, इस गुमान में वह फंसी हुई है और उसने उत्तर प्रदेश में कोई ध्यान ही नहीं दिया है। और अगर एक चीज और ध्यान दीजिए, जिन 3 राज्यों का हमने जिक्र किया, अगर वहां के राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों की लोकसभा सीटों को मिला दीजिए तो यहां की कुल 82 सीट है, यानी बराबर लगभग उत्तर प्रदेश की। और इन 82 सीटों पर भी 65 सीटों पर बीजेपी जीती है और वहां पर भी 62 सीटों पर बीजेपी जीती है। यानी 162 सीटों में से बीजेपी के पास
उत्तर प्रदेश के भीतर में 62 सीट है और इन 4 राज्यों में 65 सीट है, यानी एक झटके में 127 सीट तो यहीं से आती है। और कांग्रेस का मूल मंत्र प्लान के तहत कहता है कि पहले आपको इन 3 राज्यों को जीतना है और तेलंगाना को भी हाथ में करना है। अगर यह स्थिति बन गई तो सेमीफाइनल नहीं, यह फाइनल हो जाएगा 2024 को लेकर। और समूचा विपक्ष उस दौर में कांग्रेस के पीछे आकर खड़ा होगा, उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि अभी तक तो एक डर है, सामने मोदी हैं और पीछे दीवार है, सीबीआई और ईडी की दीवार है, जाएं तो जाएं कहां। तो फिर सीधा वार करना, और सीधा वार खुद नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस उसकी अगुवाई करे, कांग्रेस लीडरशिप ले, राहुल गांधी उसको अगुवाई करते हुए नजर आए और मैसेज बहुत सीधा हो। इन 3 राज्यों के चुनाव और खास तौर से तेलंगाना का चुनाव और यहां पर कांग्रेस कैडर को सक्रिय करना, यह मैसेज कहीं और से नहीं, पटना के सदाकत आश्रम से निकला, जिस सदाकत आश्रम में विपक्ष की बैठक में शामिल होने से पहले 10:30 बजे राहुल गांधी पहुंचे और उनका पूरा भाषण 2 ही बातों पर निर्भर था। भाषण की पहली नब्ज कर्नाटक की जीत को लेकर उल्लास और उत्साह के साथ थी, और दूसरा एस्पेक्ट उन कैडर पर था, उन कार्यकर्ताओं पर था, उन कांग्रेसियों पर था जो इस दौर में खामोश हो गए हैं। और उसमें भी खास तौर से बिहार में अलख जगाने को लेकर था कि कैसे बिहार की राजनीति में कांग्रेस की मौजूदगी जब जब रही है तो देश में कांग्रेस ही रही है। और इसीलिए उन्होंने अपने भाषण में जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, तो हर जगह किसी ना किसी बिहारी के मिलने का जिक्र किया, वो चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, और महाराष्ट्र के बाद से तो सभी बिहारी मिलते चले गए, वो जिक्र करते चले गए। 3 बात सबसे बड़ी यहां से निकल रही है। पहली बात, इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का ग्राउंड जीरो उत्तर प्रदेश होगा। दूसरी बात, बीजेपी और आरएसएस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ना है जिसमें ऐसा लगे कि मोदी मॉडल नहीं तो योगी मॉडल चल जाएगा। और जिस योगी मॉडल का जिक्र हो रहा है उसमें एक शहरी आम आदमी या गांव का भी आदमी व्यक्ति वह दरअसल डरा हुआ है कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन चलता है या प्रशासन ही कानून व्यवस्था में खुद को तब्दील मान चुका है, और यह बात राजनीतिक सत्ता खुल्लम खुल्ला कहती है, करती है। तो क्या इस प्लान के तहत जो कांग्रेस जिस प्लान की दिशा में बढ़ रही है उसमें तीसरा एस्पेक्ट और महत्वपूर्ण है। उसमें अगर एंट्री इस बात को लेकर हो कि खास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में पहुंचे, नीतीश कुमार वहां से उत्तर प्रदेश में पहुंचे, वह भी चुनाव वहीं से लड़े। इसके अलावे चूंकि मंडल कमीशन के दौर में जिस राजनीति ने उफान बढ़ी उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। कोई भी मुद्दा हो लेकिन जातीय समीकरण बड़े मायने रखते हैं, तो उस जातीय समीकरण के तहत और मुस्लिम वोट बैंक को साथ जोड़ने की राजनीति में बीजेपी कहां टिकेगी। और अगर बीजेपी नहीं टिकेगी और अगर वह 80-20 का खेल कर रही है तो उसमें उन तमाम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की जब एंट्री होगी और जो उन जातियों से जुड़े नेताओं की एंट्री होगी जो जातियों को प्रभावित करते हैं और जातियां उनसे प्रभावित होकर उनके पक्ष में वोट देती है, तब क्या होगा। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश के पहले एक हिस्से को समझिए, वहां मुस्लिम है 19%, शहरों में मुस्लिमों की तादाद लगभग 32% है उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 16% है। और जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद वोट को प्रभावित करने की स्थिति में आती है वह तकरीबन 17 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 80 में से। दूसरी तरफ दलित जो है ये तकरीबन 21% है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तौर पे जाटव की मौजूदगी है जो 11-11.5% है, और यही वो वोट बैंक मायावती का है। लेकिन बाकी हिस्सा उनके हिस्से में नहीं आता है जो दलित वोट बैंक का है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर अगर इलेक्शन को देखें तो समाजवादी पार्टी की तुलना में बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 1% वोट ज्यादा पाया था, लेकिन तब दोनों साथ लड़ रहे थे।
लेकिन विधानसभा जो 2022 में हुआ, ध्यान दीजिए, बीएसपी के पास यानी मायावती के पास 12.9% वोट आए, जाटव की संख्या 11.2% है। इसके बाद सिर्फ 1.5% वोट और उनके हक में गए। उसको समझेंगे तो उन्होंने जो ब्राह्मणों को टिकट दिए, जो मुस्लिमों को टिकट दिए, वह वोट बैंक शिफ्ट हुआ होगा, जो एक अंदेशा है, क्योंकि वह जीती एक ही सीट पर है, बीएसपी वहां पर। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ पूरे मुसलमान आए तो उनकी वोट की तादाद 32% पर पहुंच गई, जो कि लोकसभा चुनाव के वक्त सिर्फ 18% हुआ करती थी। इतनी लंबी छलांग मार ली इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी तो 41% के साथ थी, तो उसको जीत मिलनी थी, उसने 255 सीट जीत ली। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जब मायावती समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, आरएलडी भी कह रही है कि एक बड़े दायरे में चीजों को उत्तर प्रदेश को देखना होगा, क्योंकि जब रास्ता लखनऊ से ही दिल्ली का जाता है तो इस लखनऊ की महत्ता को समझना होगा। और आरएलडी इस बात से नाराज हैं कि दरअसल अपने तौर पर अखिलेश यादव क्या अपने बूते पूरी की पूरी राजनीति को लेना चाहते हैं, या अखिलेश के तौर पर देखें तो वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वह लीड करते हुए नजर आए, यानी एक लीडिंग सिचुएशन में रहे। लेकिन कांग्रेस के प्लान में बड़ी साफ चीजें हैं। जब तक योगी आदित्यनाथ का मॉडल मौजूद है, समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीत नहीं सकती है। और समाजवादी पार्टी को अगर सत्ता चाहिए तो योगी मॉडल को भी साथ में ही धराशायी करना होगा, मोदी मॉडल के साथ साथ। और उत्तर प्रदेश को उस ग्राउंड जीरो में तब्दील करना होगा जहां 80% सीट है और उसकी 80% हिंदुइज्म वोट के आसरे बीजेपी जीत जाती है। क्योंकि इस प्लानिंग की निर्धारित चीजें बहुत साफ है। झारखंड में हेमंत सोरेन है, जिनसे समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार हैं, जिनसे समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं, जिनसे समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 राज्यों और 4 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, यहां पर सीधे सीधे कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। यहां की कितनी सीटें विपक्ष के किस पॉलिटिकल पार्टी को वहां के समीकरणों के हिसाब से दी जाए, यह भी तय हो जाएगा, क्योंकि यह लचीलापन कांग्रेस दिखाने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना होगा, और उत्तर प्रदेश के भीतर अगर 4 बड़े नेता विपक्ष के चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में उतर गए तो बनारस के भीतर नरेंद्र मोदी का चेहरा कोई मायने नहीं रखेगा। इस राजनीतिक बिसात को अपने तौर पर पहली बार अमली जामा पहनाने को कांग्रेस भी अंदरूनी तौर पर बहस मुआइज के जरिए तैयार हो रही है, और राजनीतिक तौर पर विपक्ष को यह अनुकूल परिस्थिति लग रही है, क्योंकि छत्रपों के पूरे दायरे को समझे तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बराबर सिर्फ एक अखिलेश यादव हैं, और उन्हीं की नुमाइंदगी इस बैठक में हुई थी। बाकी कोई दूसरा नेता उत्तर प्रदेश से नहीं आया था, जबकि बिहार के भीतर दोनों नेता आए थे। हर जगह से जिसकी जितनी मौजूदगी थी वह निकल कर आए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव अपने बूते कितने आगे बढ़ सकते हैं, यह विधानसभा चुनाव में नजर आ गया, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उनको अपने राजनीतिक इतिहास में, अगर आप मुलायम सिंह के दौर में भी चले जाइए तो 32% वोट इस तरीके से समाजवादी पार्टी को नहीं मिले थे। और अक्सर समाजवादी पार्टी और बीएसपी बटी हुई नजर आती थी, एक 20% लेता था तो दूसरा 29-30 को छू देता था। यही स्थिति कमोवेश रहती थी। लेकिन पहली बार अगर राजनीतिक समीकरण बीजेपी के ही अपने बिसात पर बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और जिस मॉडल के आसरे पूरे देश के भीतर 2 ही चेहरे उभर रहे हैं, 2 ही मॉडल हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जिसके जरिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला का जिक्र बार बार बीजेपी करती है, और उसने करने की कोशिश कर्नाटक में भी की। लेकिन कर्नाटक ने बजरंग दल को खारिज जब कर दिया, और कांग्रेस ने जो दांव चला उसमें जो हिंदुत्व का जो पूरा का पूरा बवंडर था वो जो कर्नाटक में थम गया, तो इसके बाद बीजेपी और संघ के भीतर हलचल इस बात को लेकर शुरू हुई कि वह दक्षिण भारत था, उत्तर भारत में ऐसा नहीं होगा, मध्य भारत में ऐसा नहीं होगा। तब यह सवाल है कि क्या उस प्रयोगशाला को ही नई प्रयोगशाला में तब्दील किया जा सकता है, जहां पर नफरत और मोहब्बत
दोनों का जिक्र होने लगे। जिस विचारधारा का जिक्र राहुल गांधी अपने तौर पर पूरी यात्रा में करते चले गए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलने आए हैं, और उसका ग्राउंड जीरो एक झटके में क्या उत्तर प्रदेश बन सकता है। शायद इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष कांग्रेस के पीछे खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से जो सीख ली है और खुद राहुल गांधी का जो राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें कांग्रेस के भीतर अब एक सहमति बन गई है कि कोई भी अब विरोध के स्वर उठा नहीं सकता है। यहां तक कि जमीनी नेता सचिन पायलट भी समझ गए कि जब जमीनी तौर पर वो हर दृष्टि को पकड़ते हैं, पहुंचते हैं और जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उन्हें समझ में आ रहा था कि गहलोत अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन अब यह समझ में आने लगा कि बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आएगी तो फिर सवाल गहलोत का नहीं है, फिर सवाल कांग्रेस का है। और जब कांग्रेस का सवाल होगा और वहां पर हाईकमान मायने रखने लगेगा तो फिर गहलोत को लेकर भी कोई बड़े सवाल नहीं बचेंगे। आज की तारीख में गहलोत इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि हाईकमान कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है। लेकिन कल ऐसी स्थिति रहेगी और 2024 तो सामने खड़ा है, और उससे पहले राजस्थान का इलेक्शन सामने खड़ा, और राजस्थान में कांग्रेस की हार 2024 को लेकर एक बड़ा झटका साबित होगी। तो इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं। शायद अब इसको लेकर एक आखिरी परिस्थिति जो निकल कर आती है, उसमें दो तीन बातों पर गौर करने की जरूरत है। एक अपने मॉडल के साथ केजरीवाल बाहर निकल कर आए हैं, लेकिन केजरीवाल को यह समझना चाहिए था कि दिल्ली में भी लगभग 12-13% मुस्लिम है, दलितों की तादाद भी लगभग 17% है, दोनों मिला दीजिए तो 30% है। और यही वो दांव है जो इस लोकसभा चुनाव की दिशा में कांग्रेस जिसको अपने साथ लेना चाहती है, और समूचे विपक्ष के भीतर इस बात को लेकर हड़कंप है। अगर ये वोट बैंक इस तरीके से कांग्रेस के साथ चला तो फिर मुश्किल में तो हर कोई आएगा, और हर कोई का मतलब तीन चेहरे हैं। केजरीवाल ने अपने पत्ते खोल दिए, वह एक लिहाज से साइडलाइन हो गए। बचे हैं दो पत्ते, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अभी भी खामोश हैं। खामोशी के साथ वह उस हवा को परखना चाह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश ग्राउंड जीरो विपक्ष का बनता है तो उनकी अहमियत क्या होगी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ राज्य स्तर पर समझौता उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, और वहां पर उनकी सत्ता कैसे हो। तो योगी को जब तक चैलेंज नहीं किया जाएगा लोकसभा चुनाव में उनके उस मॉडल को जो 80-20 के आश्रय चलते हैं, तब तक सत्ता नहीं बन सकती है। तो दूसरी परिस्थिति यह है। तीसरी परिस्थिति बंगाल की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी भी समझ रही है, हालांकि उनकी निकटता केजरीवाल से ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक निकटता केजरीवाल के साथ नहीं है। वो समझ रही हैं कि राजनीति की इस बिसात में पश्चिम बंगाल के जो 27% मुसलमान हैं वह भी समझ रहे हैं, और बंगाल से सटा हुआ असम है जहां पर और ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमानों की मौजूदगी है। उनके भीतर इस विपक्ष की एकजुटता अगर कोई उम्मीद जगा रही है तो उस उम्मीद को जो भी पलीता लगाएगा वह दरअसल एक झटके में उस राजनीतिक चुनाव में बाहर होगा जहां पर वह मुस्लिमों के वोट के आश्रय खड़ा है। यह एक नई परिस्थिति बनी है कर्नाटक के बाद से, और खास तौर से जब पूरे तरीके से दरकिनार किया गया मुस्लिम वोट बैंक को, दलितों के सवाल को लेकर, आदिवासियों को लेकर, और ओबीसी की समूची राजनीति उफान पर आ गई। तो उत्तर प्रदेश में दलितों की तादाद 21% है, उसमें जाटव अगर 11-11.5% है तो ओबीसी की तादाद भी लगभग 40-45% 2011 के सेंसस के हिसाब से एक मानी जाती है। वो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वहां पर यादवों की तादाद 9 से 10% के बीच रेंगती है। जो फॉरवर्ड है क्लास है उसकी भी तादाद लगभग 19% है। वहां पर ब्राह्मण भी लगभग 8.5% से ज्यादा है, और वो भी कहा जाता है 10% से ज्यादा है। राजपूतों की तादाद 4.5% कोई कहता है, कोई 7.5% कहता है। उस स्थिति में ना जाइए, समझिए कि पहली बार जो विपक्ष है वो उस विचारधारा के दायरे में उत्तर प्रदेश को ग्राउंड जीरो बनाना चाहता है, जिस उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर ग्राउंड जीरो बनाया गया 2014 में, और 2019 आते आते योगी आदित्यनाथ ने उनको बिल्कुल अपने तरीके से तब्दील कर दिया। तो राजनीति की इस बिसात को मत कहिए, राजनीति की इस चौसर में कांग्रेस जिस पासे को फेंकना चाहती है, चौसर पढ़ने की उम्मीद पटना में जाग गई। अब चौसर को पढ़ना है,
चौसर को पढ़ने के बाद उन पासों को पढ़ना है जो कि शिमला में फेंका जाएगा, और यह एक प्लान बहुत क्लियर तौर पर धीरे धीरे बन रहा है। इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया।